जय हिंद स्टूडेंट। पार्टनरशिप के एक टॉपिक जिसका नाम है वर्क ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रोविडेंट फंड, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जनरली क्लासेस में जब हम कॉमनली पढ़ते हैं तो एडमिशन में पढ़ाया जाता है, फिर रिटायरमेंट में पढ़ाया जाता है, फिर डेथ में पढ़ाया जाता है। मैं इसको एक अलग सा वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि इसमें के ट्रीटमेंट्स को आप समझने में आसानी हो कि इसका ट्रीटमेंट चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, पर्पस क्या होता है इसके ट्रीटमेंट का और इसके ट्रीटमेंट को करते कैसे हैं। आप नाम से ही तीनों को जान रहे हो। अगर आप देख रहे हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, ये तीन के तीन देखने में आपको समझ में आ रहा होगा। तीनों के दो के साथ रिजर्व का वर्ड है और एक के साथ फंड का वर्ड है। तो ये तीनों के तीनों आपको कहाँ मिलेंगे? ये तीनों के तीनों आपके बैलेंस शीट में मिलेंगे। और बैलेंस शीट के किस साइड में मिलेंगे? वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेगा। ये बात पहले समझ लो। क्यों मिलेगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में? वो इसलिए क्योंकि अगर बैलेंस पार्टनरशिप फर्म में अगर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्व कहाँ से बनाते हैं? रिजर्व बनाते हैं प्रॉफिट से। और प्रॉफिट कहाँ पे होता है? प्रॉफिट बैलेंस शीट की लायबिलिटी का पार्ट होता है। और इसलिए अगर प्रॉफिट को बैलेंस शीट से घटाकर रिजर्व हमने बनाया है तो हमने क्या कर रखा है? प्रॉफिट को कम कर रखा है। तो ऑटोमेटिकली जिस साइड में प्रॉफिट जाना था उसी साइड में रिजर्व भी जाएगा। तो ये हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलता है। बनाते क्यों हैं, किस पर्पस के लिए बनाते हैं ये रिजर्व को, इनको हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वो आगे के टॉपिक में हमें अभी आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप नाम से भी अगर आप देख रहे होगे तो इसका नाम ही है वर्कमैन कंपनसेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी कुछ वैसी स्थिति हो जाती है जहाँ पे हमें वर्कमैन को कंपनसेट करना, जैसे आप अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हो, आपने बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बिल्डिंग से कोई लेबर फॉल डाउन कर जाता है, आप कोई दूसरा काम जैसे लेबर इंजर्ड हो जा रहा है, तो या तो आप इंटेंशनली कंपनसेशन दे देते हो या फिर आपने कंपनसेशन नहीं दिया और उस लोगों ने कोर्ट में केस किया और फिर कोर्ट में केस करने के बाद वो कंपनसेशन आपको देना पड़ रहा है। तो या तो कंपनसेशन आप अपनी मर्जी से दो या कंपनसेशन बाय कोर्ट आए। ऑब्वियस ही बात है, फर्म में इसके लिए एक प्रोविज़न, एक रिजर्व होना चाहिए था और इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? टू क्रिएट, टू मीट द लायबिलिटी टुवर्ड्स कंपनसेशन पेबल टू वर्कमैन। वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए हम बनाते हैं। शोन कहाँ होता है? ये बैलेंस शीट की किस साइड में मिलेगा? मैंने अभी बता दिया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलता है। इसका ट्रीटमेंट जो डिपेंड करता है बच्चों, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ऑन सर्कमस्टांसेस। ज़रूरी नहीं है कि वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट ये होगा कि उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ट्रीट करके ख़त्म कर दे। ज़रूरी नहीं, ये डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस है किसी एक लायबिलिटी को मीट करना है। तो लायबिलिटी को हम देखेंगे, क्लेम को देखेंगे, तो उसके बाद इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी लायबिलिटी आती है, इस लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इस लायबिलिटी को हम क्लेम कहेंगे। मतलब क्या है कि अगर किसी फर्म में कोई क्लेम आया वर्कमैन के कंपनसेट के लिए तो वो वर्कमैन के कंपनसेशन रिजर्व से आएगा। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, ये सब स्पेसिफिक रिजर्व है। इनका जो ट्रीटमेंट होगा, इनका जो काम होगा वो उसी तरह से होगा कि क्लेम के अगेंस्ट में ही पेमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा हमने और उसको किसी और काम में इस्तेमाल कर देना। ये या तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं तो इसी के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम होगा तो उसको पेड करते हैं उसके थ्रू। तो अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि क्लेम हो सकता है, और तो क्लेम के में चार चीज़ें हो सकती है। आप भी जान रहे हो कि अगर किसी चीज़ का क्लेम है तो या तो रिजर्व से ज़्यादा क्लेम होगा, या फिर रिजर्व से कम क्लेम होगा, या रिजर्व के बराबर क्लेम होगा, या रिजर्व से ज़्यादा क्लेम होगा। मतलब आइदर द क्लेम शुड बी इक्वल टू द रिजर्व, क्लेम शुड बी लेस देन रिजर्व, क्लेम शुड बी मोर देन रिजर्व, और देयर विल बी नो क्लेम। तो यहाँ पे जो वर्ड हमने लिखा हुआ है इस प्रेजेंटेशन में, जहाँ जहाँ पे क्लेम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, बेसिकली वो क्लेम, जहाँ जहाँ पे लायबिलिटी है वो बेसिकली क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है। लायबिलिटी को हमने क्लेम के सेंस में देखा। एक चीज़ मैंने थोड़ा सा और चेंज कर रखा है यहाँ पे एक वर्ड आप देखोगे, रिवैल्यूएशन।
किताब में हम लोग जो आज तक पढ़ते हैं वो रिवैल्यूएशन की जगह पे हम पढ़ते हैं कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन को के थ्रू सिर्फ एक केस में लेकर आते हैं जब लायबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इस केस में हम क्या करेंगे कि ये केस बाहर की कंट्रीज में इस्तेमाल होता है जर्नल एंट्री, तो ये दोनों से तो हम यहाँ पे जब 11 12 सीबीएसई एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो हम इसको पार्टनर्स में ट्रांसफर, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे बहुत सी जगहों पे ये बहुत से राइटर ने अब इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ आपको दोनों समझाता चलूँ। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक, कोशिश करते हैं ये समझने की कि जब कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता हो, अगर हमारे पास कोई क्लेम नहीं हो, इफ देयर इज ए नो क्लेम, और दूसरा क्या है, इफ liability if claim is less than reserve, means reserve are more and claim is less, और तीसरा कहता क्या है, अगर आपके पास is liability is equal to is claim is equal to reserve, एंड फोर्थ क्या कहता है, liability ज़्यादा हो और claim कम हो। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को चलेंगे कि अगर कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब क्या हुआ, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 5,000 रुपीज़ बना कर रखा। मान लो मैं एक एग्जांपल लेकर तीनों को समझाता चलता हूं। अगर आप ये समझ रहे हो कि हमारे पास रिजर्व जो है WCR जो आपके पास है, रिजर्व है हमारे पास 5,000, ठीक है, और हमारे पास क्लेम हम हर केस में अलग अलग लगी, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ए के केस में हमारा क्या है, अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन WCR हमारे पास कितना है, 5,000। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, नो क्लेम, क्लेम क्या है, नो, जीरो। अब ये 5,000 क्या होगा, 5,000 कहाँ होगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है, और जब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 5,000 रुपीज़ है तो इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम खत्म करेंगे। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और जो अमाउंट है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, पार्टनरशिप फिक्स्ड मेथड से या फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप उसको ट्रांसफर करके उसको खत्म कर दीजिएगा। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और क्लेम नहीं है तो जितना भी पैसा रिजर्व का है वो सारा पैसा पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। डन। दूसरा है, अगर लायबिलिटी ज्यादा कम है और रिजर्व ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, मान के चलो इस केस में बी नंबर में अगर आपके पास क्लेम जो है, क्लेम अगर आपके पास 3,000 है, 3,000 का क्लेम है और रिजर्व कितने का है, रिजर्व आपके पास 5,000 का है, तो एक्सेस कितना होगा इस केस में, एक्सेस रिजर्व जो है हमारे पास वो 2,000 का। तो इस एक्सेस रिजर्व को हम क्या करेंगे, एक्सेस रिजर्व का क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस 5,000 को लो, 5,000 में 3,000 क्लेम है, 2,000 ये क्लेम नहीं है, 2,000 के लिए जीरो क्लेम हुआ और 3,000 के लिए फुल क्लेम हुआ। तो इसको मान के चलेंगे कि 3,000 दो पार्ट में, सम पार्ट इज फुल्ली क्लेम, सम पार्ट इज हैविंग जीरो क्लेम। तो जिसके अगेंस्ट में जीरो क्लेम है उसको हम क्या करेंगे, उसको पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। क्या, तो एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना चला जाएगा, आपके पास 3,000 का है, क्लेम 3,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 5,000 का था और ये 2,000 पीएसआर में डिवाइड हो जाएगा। तो ये तीसरा ट्रीटमेंट हो गया। तीसरा ट्रीटमेंट है जब इक्वल होगा, ये बड़ा आसान सा है, जब इक्वल होगा तो आपको सिंपल से एक जर्नल एंट्री कर देना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करके इसको खत्म कर देना है। ये फोर्थ, आप जब आप देख रहे हो लायबिलिटी ज़्यादा होगी क्लेम कम होगा, तो जब लायबिलिटी ज़्यादा है और क्लेम कम होगा तो आपको अब पार्टनर को कुछ पैसा लेकर आना होगा। तो इस केस में हमें कौन सा इम्पैक्ट कराना होगा, हमें रिवैल्यूएशन का। ये एक नया ट्रेंड चल रहा है लेकिन ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को लेकर चलो या डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, दोनों सही है। वो यहाँ पे क्या होता है, लायबिलिटी अगर ज़्यादा है तो आपके पास WCR क्या करेंगे, हम आपको डेबिट कर देंगे, WCR को डेबिट कर दिया हमने टू
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर दिया, और वर्कमैन का इस केस में क्या, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8000 का है, रिजर्व आपके पास 5000 है, जो रिमेनिंग होगा वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3000 से हम कंप्लीट कर देंगे। ये याद रखिएगा कि हर केस में, चाहे केस ए हो, बी हो, सी हो और डी हो, इन चारों केस की जर्नल एंट्री में जो कॉमन है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट कर खत्म कर देंगे। न्यू बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, या तो क्लेम आएगा, या नहीं क्लेम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। ये तो वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में हम बात कर चुके। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जनरली होता क्या है कि हर बिजनेस अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व करके रखती है और उस रिजर्व को इन्वेस्ट कर देती है कहीं ना कहीं। तो अगर बिजनेस इन्वेस्ट कर रहा है तो आप भी जान रहे हो इन्वेस्टमेंट में मार्केट प्राइस होता है, एक है जो मार्केट पे चल रहा है, और एक आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपने किया। जैसे अभी देखो कल मार्केट 800 पॉइंट के आसपास, 900 पॉइंट के आसपास अगर गिर रहा है, सेंसेक्स लगभग 2000-3000 पॉइंट गिर रहा है, तो मार्केट में जिस कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा उसका वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो का कम हो जाएगा। लेकिन जब पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं तो जो पार्टनरशिप ने जितना इन्वेस्ट कर रखा है वो ये चाहेगा पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को इक्वलाइज किया जाए मार्केट प्राइस से, तो या कम हो तो मेरा वैल्यूएशन से रिजर्व से लाया जाए। तो इस पर्पस के लिए हम क्या बनाते हैं, एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व या फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में अगर कुछ फ्लक्चुएट होता है, कम और बेस होता है, तो उसको रिजर्व से हम वैल्यूड कर लें। ये जनरली कब होगा, जब कम होगा। जब ज्यादा होगा तो उसमें इसका लॉजिक लगाना नहीं है, क्योंकि रिजर्व से प्रॉफिट ज्यादा हो चुका है तो फिर रिजर्व का कोई लॉजिक नहीं, रिजर्व डायरेक्ट का पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पर्पस क्या है, लॉस ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे, क्रिएट मीट करेंगे। सर दूसरा क्या होगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया ही जाता है, ये आप सब जान रहे हो। अब इसके आगे करेंगे। अब यहाँ पे देखो, वो यहाँ पे इफ नो फॉल इन वैल्यू, फॉल इन वैल्यू नहीं है मतलब मार्केट प्राइस भी बराबर है, इन्वेस्टेड अमाउंट भी बराबर है, तो जब नहीं कुछ है तो इंटायर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैसे हो गया, इनवेल्यूएबल रेशियो में ट्रांसफर हो गया। वही केस है जब कोई क्लेम नहीं था तो रिजर्व सारा का सारा पार्टनर्स में ट्रांसफर हो गया था। अगर फॉल हुआ है, फॉल का मतलब वैल्यू गिरा है, और गिरा है कम, वैल्यू तो कम हुआ, फ्लक्चुएट तो हुआ है, लेकिन अभी आईएफआर के लेवल रिजर्व के बराबर नहीं गया है, तो ऑटोमेटिकली वही की ध्यान रखना है, क्लेम तो है लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना क्लेम नहीं है, तो जितना मार्केट वैल्यू से घटा है मार्केट वैल्यू उतने को हम क्या एडजस्ट कर लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से, और बाकी जो डिफरेंस है, जो एक्सेस है रिजर्व, उसको कहाँ करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या होगा, लॉस को रिवैल्यू ट्रांसफर कर देंगे हम, यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो, और बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर दोनों बराबर है तो फिर क्या हुआ, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, यहाँ पे याद रखो ये नए स्टाइल से बना हुआ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है कि हर चीज़ को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीट कर रहे हो। ये भी सही तरीका, अगर आपने पढ़ रखा है कि रिवैल्यूएशन में ना ट्रीट करके हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, वो भी सही तरीका। एक्सेस अगर कुछ है तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल तक पड़े हुए हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक नया ट्रेंड चल रहा है कि हम हर चीज़ को रिवैल्यूएशन से खत्म करेंगे, और अगर आईएफआर फॉल ज़्यादा है, रिजर्व कम है, तो अब पार्टनर को लेकर आना होगा। यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन का इस्तेमाल कर सकते हो। इन शॉर्ट ये चार के चार केसेस को अगर आप समझने की कोशिश करो तो अगर याद रखने के लिए करोगे तो ये चार के चार सेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह। वहाँ पे क्या था, क्लेम था, यहाँ पे फॉल इन वैल्यू है। तो अगर वहाँ भी था क्लेम इक्वल टू लायबिलिटी तो ये वाला हो गया, नो क्लेम ये हो गया, क्लेम कम था रिजर्व ज्यादा था ये था, क्लेम ज्यादा था रिजर्व कम था ये था। बस स्टेटमेंट में ध्यान यही रखना, दोनों में चाहे जो भी हो आपको वो जहाँ पे WCR लिखे थे वहाँ पे IFR लिख देंगे। कम होगा तो पार्टनर लेकर आएगा, ज़्यादा होगा तो पार्टनर लेकर चला जाएगा, और अगर बराबर है तो दोनों को आपस में एडजस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। इन एनी केस, हम फिर से बता दे रहे, इन एनी केस
नई बैलेंस शीट में ना तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जाएगा ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जाएगा, इन दोनों को डेबिट करके ख़त्म कर देना है आपको। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपके पास प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे बच्चे ध्यान रखें, छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई डिस्कशन है, लेकिन याद रखना बहुत से लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, प्रोविडेंट फंड था। कभी कभी वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या देगा, प्रोविडेंट फंड की जगह वो लिखेगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब आपके दिमाग में आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है वही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट होगा, तो नहीं, याद रखो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉइज की सैलरी से काट कर एक फंड बनाया जाता है, कुछ पैसा उसमें ऑर्गेनाइजेशन भी मिलाती है, इसलिए प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, ये एम्प्लॉइज का एक पैसा आपके पास जमा है जो उनको देना है, इसलिए ये लायबिलिटी है। इट इज ए लायबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, सो इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स, सो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि प्रोविडेंट फंड को ट्रीट मत कर दीजिएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की रिजर्व की तरह। ये एक स्पेसिफिक है जो आपको नहीं ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये नई बैलेंस शीट में भी उसी तरह से दिखाया जाएगा जिस तरीके से आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में रहता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट अगर हम कह सकते हैं समरी में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड if there is no liability, revalued if there is a liability, either more or less. If liability is less than reserve, it should be transferred to partner's capital account or current account. If liability is more than reserve, partner will come with the amount of the liability difference and it will be always in old partners profit sharing ratio. IFR में कि मैं यहाँ पे लायबिलिटी की जगह पे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, लायबिलिटी की जगह पे हम यहाँ पे फॉल इन वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट बार बार टेंशन नहीं लो, जो ट्रीटमेंट 4 उनका है WCR का वैसे ही IFR का है, बस वहाँ पे क्लेम था, यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट और क्रेडिट हम कर लेते हैं, वहाँ पे क्लेम को डेबिट और क्रेडिट कर लेते हैं। ये क्या है, प्रॉफिट प्रोविडेंट फंड, इसको याद रखिएगा, बहुत बार इससे घुमाता है सवाल, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। नो एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट शुड डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द न्यू बैलेंस शीट विद द सेम अमाउंट के थ्रू ये न्यू बैलेंस शीट में चला जाता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन था जिसको हमने अभी जस्ट डिस्कस कर लिया। एक बार फिर से अगर इस क्वेश्चन को अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो कर लेता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपके पास 60,000, लायबिलिटी 30,000, ट्रीटमेंट क्या होगा बोलो? आपके पास WCR कितना है? WCR 60,000 है, क्लेम 30,000, तो एक्सेस कितना बचा? एक्सेस बचा 30,000। क्या जर्नल एंट्री करोगे? इसकी जर्नल एंट्री हम कर देंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की एंट्री करना हो तो आपको सबसे पहले क्या बताया कि रिजर्व तो खत्म हो ही जाएगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हाउ मच, 60,000, ठीक है। क्लेम आया है तो क्लेम को नया जनरेट करेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 30,000, ठीक है। और बचा कितने का आपके पास? जो डिफरेंस बचा वो है 30,000 रुपीज़ का। 30,000 रुपीज़ को क्या कर देंगे हम, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट में हम 30,000, यहाँ ये 30,000 एक बार नहीं जाएगा, जितने पार्टनर होंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि इफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है आपके पास वो आपका 50,000 है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 50,000 है। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 20,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो चुका है। इन्वेस्टमेंट जब कम हुआ होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ होगा तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, कम हुआ होगा तो क्रेडिट हो गया होगा, इसका मतलब तो हम उसको बराबर करना चाहते। तो अब ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम क्या है, हमें इस IFR को ख़त्म कर देना होगा। कितना से बच्चों? 50,000 से IFR ख़त्म हो चुका होगा। और हमारे पास कितने से लॉस हुआ है? हमारे पास 20,000 रुपये से लॉस हुआ, तो एक्सेस कितना बचा? एक्सेस 30,000। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में 30,000 चला जाएगा, ठीक है। और ये किस हिसाब से जाएगा?
वो जाएगा ओल्ड रेशियो में। बाकी जो 20,000 है ये टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, कंफ्यूज मत करना कि सर इन्वेस्टमेंट को आप तो क्रेडिट कर दे। क्यों किए क्रेडिट? क्योंकि बैलेंस शीट में अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 का दिखा रहा होगा, सॉरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट किसी भी वैल्यू पे दिखा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट है वो अब 20,000 से कम हो चुका है। तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अपने रीवैल्यूड फिगर पे होगा जो कि करंट फिगर से 20,000 कम होगा। तो इन्वेस्टमेंट को 20,000 कम करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, और बैलेंस शीट के को इक्वलाइज करने के लिए ये जो 50,000 तो खत्म हो गया, ये से इससे बैलेंस शीट का एसेट्स कम होगा, और जो 50 का डिफरेंस बचा उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 30,000, इसलिए बैलेंस शीट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट है वो ओवर वैल्यूड है बैलेंस शीट में, उसको कम करना है, इसलिए हमने इसको क्रिएट कर दो। तीसरा जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, प्रोविडेंट फंड 40,000 है। बच्चों इसको ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस शीट के न्यू बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड में 40,000 का 40,000 शो होगा। इन ट्रीटमेंट अगर आप देखना चाहो, क्वेश्चन आपसे ट्रीटमेंट पूछ रहा है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा। न्यू बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपके पास 30,000 का दिखेगा, और जो 20,000 है उससे बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इसमें ये खत्म हो जाएगा बैलेंस शीट से। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड से 20,000 रुपये से कम हो जाएगा, और बैलेंस शीट में जो 30,000 बचा आपके पास वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो एडजस्ट कर लेंगे हम। इसमें ये पूरा का पूरा 40,000 जो है आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो हो जाएगा। अगर आप तीनों का अकाउंटिंग इक्वेशन देखना चाहो तो ये एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी आपके पास यहाँ पे आईएफआर में लायबिलिटी कितने का था? 50,000 का। एसेट्स भी मान के चलो 50,000 का था। अभी इन्वेस्टमेंट को घटा देना है, तो हमने क्या किया, इस लायबिलिटी को जीरो कर दिया, ये खत्म हो गया। यहाँ से हमें एसेट्स का वैल्यू खत्म हो रहा है, 20,000 हुआ, तो यहाँ पे 30,000 बचा, और इसीलिए जो डिफरेंस है 30,000 कैपिटल अकाउंट में चला आया। बैलेंस शीट अभी भी बराबर मिलेगा। इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में लेते हो, इस केस में क्या होगा, एसेट्स आपके पास लायबिलिटी मान के चलो, एसेट्स था 10,000 या 40 लेके चलो, यहाँ पे प्रोविडेंट ये लायबिलिटी था प्लस कैपिटल मान के चलो 10,000 था, तो ये 50,000 का एसेट्स हो गया। तो अब यहाँ पे लायबिलिटी आपके पास क्या हो रहा है, 40,000 खत्म हो रहा है, तो ये आपके 40,000 से यहाँ पे लायबिलिटी क्या है, ये 40 का 40 रहेगा, ये 10 का 10 रहेगा, ये 50 रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा बैलेंस शीट में। उसका पहले वाले का आप जानते ही हो, ज़्यादा आसान है। अब आते हैं अगला कंक्लूजन की तरफ। इसमें याद रखिएगा, ऑलवेज कंपेयर रिजर्व अमाउंट वर्सेस एक्चुअल लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी है ज़्यादा तो पे करो, लायबिलिटी नहीं है तो पार्टनर्स को दे दो, रिजर्व को ख़त्म कर दो। उसी तरह से अगर लायबिलिटी है या फॉल इन वैल्यू है तो एसेट्स को एडजस्ट करो, ज़्यादा है रिजर्व तो पार्टनर्स को दे दो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रोविडेंट फंड है उसको भूल के भी टच नहीं करना है, वो जैसा है अगले बैलेंस शीट में वैसे ही चला जाएगा। इतना ही आपके पास एक टॉपिक था। अब यहाँ पे मन में एक छोटा सा दुविधा और आती है बच्चों को कि सर एडमिशन के टाइम पे क्या ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या ट्रीटमेंट, डिसोल्यूशन। हमेशा याद रखो एडमिशन के टाइम भी वही ट्रीटमेंट, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना है, न्यू पार्टनर को हमें कुछ करना नहीं है, ओल्ड पार्टनर से एडजस्ट कर देना है। तो बैलेंस शीट में क्लेम दिखेगा, रिजर्व नहीं दिखेगा, तो इसीलिए ओल्ड पार्ट, चाहे वो एडमिशन का केस हो, ट्रीटमेंट यही। रिटायरमेंट के केस में भी ओल्ड पार्टनर अभी रिटायर या डेथ हो रहा है तो उससे पहले ये ट्रीटमेंट कर लेना है, उसके कैपिटल को बढ़ा देना है या उसके रिजर्व को दे देना है या उससे पैसा वसूल लेना है कैपिटल अकाउंट में, या नहीं तो वो आप तो न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा, कोई वर्कमैन कंपनसेशन नहीं दिखेगा, आपके पास जो अमाउंट होगा वो दिखेगा क्लेम के रूप में। तो जो क्लेम अगले नए पार्टनर से एडजस्ट करेंगे। तो चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, या चाहे डिसोल्यूशन। हाँ, डिसोल्यूशन में क्या होगा, सारी लायबिलिटी को खत्म कर देंगे तो रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। पीएफ के पैसे को पे कर देंगे हम एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटी मान के। क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन है तो क्लेम को एडजस्ट कर देंगे, बाकी पैसा पार्टनर्स को पे कर देंगे।
तो आपको एडमिशन 12th में जब हम पढ़ाते हैं एडमिशन में अलग, रिटायरमेंट में अलग, डेथ में अलग, डिसोल्यूशन में अलग, ये मैंने एक समराइज्ड वीडियो बना दिया ताकि हर जगह के ट्रीटमेंट को आप समझ सको। पीएफ को मैं एक बार लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, पीएफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोविडेंट फंड को या एम्प्लॉयज़ फंड को, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को कभी भी आप टच नहीं कीजिएगा। ये जैसा बैलेंस शीट में है नए बैलेंस शीट में भी वैसा ही चला जाएगा। बाकी जो भी रिजर्व है, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो, चाहे वो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन हो, इनके अगेंस्ट अगर कोई क्लेम है तो क्लेम नए बैलेंस शीट में होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में क्लेम तो होगा नहीं, तो फॉल इन वैल्यू होगा, उससे एसेट्स को ट्रीट कर लेंगे। एसेट्स अगर बढ़ा होगा, एसेट्स को बढ़ाइएगा, रिवैल्यूएशन के थ्रू बढ़ जाएगा। क्लेम को कुछ नहीं, रिजर्व का कुछ नहीं होगा, रिजर्व टोटल का टोटल चला जाएगा आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।